नमस्कार। अगस्ती आयुर्वेद पंचकर्मोपचार इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंचकर्म और उसके साथ किए जाने वाले पूरक कर्म या उपकर्म, इनके बारे में पूरी जानकारी देने का ये एक प्रयास है जिसमें प्रत्येक कर्म की संज्ञा, अर्ह अनर्ह, कर्म के लिए आवश्यक सामग्री और पूर्ण कर्म के बारे में प्रात्यक्षिक के सहित हर एक दृष्टिकोण से जानकारी मिल सके। ये कर्म करने से पहले कर्मों के लिए आवश्यक द्रव्यों का संग्रह एवं स्थापन विधि ये भी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आज वमन कर्म में अत्यावश्यक मदन फल पिप्पली के संग्रह विधि के बारे में जानेंगे। वमन कल्पेषु अपि वमन द्रव्य श्रेष्ठत्वात् मदन फलस्य एवादौ कल्पौ अभिधीयते। श्रेष्ठत्वं च मदनफलस्य वमनद्रव्याणां मदनफलानि श्रेष्ठतमानि आचक्षते अनपायित्वात् इति अनेन अत्रैव वक्ष्यति। तो वमन के लिए मदन फल श्रेष्ठ है, अनपायित्वात् इसकी वजह से वो श्रेष्ठ है। इसीलिए श्री चरक संहिता में कल्पस्थान में पहला जो अध्याय आया है वो मदन फल के ऊपर आया हुआ अध्याय है। तो इसीलिए अभी हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी स्वरूप में वमन और मदन फल के बारे में जानेंगे, फिर उसके संग्रह विधि की ओर जाएंगे। तो वमन की जब हम व्याख्या देखते हैं तो तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम या अपक्वम पित्तश्लेष्माणम बलाद ऊर्ध्वम नयेत्तु यत् वमनम तद्हि विज्ञेयम मदनस्य फलम यथा। इस तरीके से वमन की व्याख्या की हुई है, यानी कि मुख मार्ग से ऊर्ध्व मार्ग से जो दोषों का हरण होता है, स्पेशली पित्त और श्लेष्म का जो हरण होता है, उसे हम वमन कहते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये मदन फल पिप्पली के संग्रह के ऊपर है, इसीलिए वमन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस न देते हुए हम मदन फल की ओर जाएंगे। मदन फल के पर्याय जो है ये पर्याय के स्वरूप में मदनः करहाटश्च राठः पिंडितकः फलम श्वसनश्चेति पर्याये उच्यते तस्य कल्पना। या मदनश्चर्दनः पिंडो नटः पिंडतकस्तथा करहाटो मरुवकः शल्यको विषपुष्पकः। इस स्वरूप में मदन फल के बहुत सारे पर्याय हमें मिलते हैं। ये जो पर्याय है ये अनेक स्वरूप में दिए जाते हैं, जैसे कि कर्मवाचक पर्याय, जैसे छर्दन जिसका अर्थ होता है एमेटिक है, मदन फल एमेटिक है, सबको पता है। या श्वसन यानी कि श्वास व्याधि में इसका उपयोग किया जाता है। पुष्पवाचक कुछ पर्याय है, जैसे कि विष पुष्प है, जहां पर फ्लावर्स आर टॉक्सिक ये कहा गया है, तो कुछ हद तक फ्लावर्स ये टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए इसे विष पुष्प भी कहा है। कंटकवाचक कुछ पर्याय है, जैसे कि शल्य, शल्यक, कंटकी या तीक्ष्ण कीलक, जिसका अर्थ होता है कि इसके ऊपर बहुत ही तीक्ष्ण स्वरूप में कंटक होते हैं, या द प्लांट हैज थॉर्न्स। तो इस तरीके से पर्याय जो है ये अलग अलग कर्मवाचक है, पुष्पवाचक है या कंटकवाचक है, या इवन जैसे हम कह सकते हैं कि वृक्षवाचक पर्याय भी कुछ हमें मिलते हैं, जैसे कि करघाट, तो इट ग्रोज एबंडेंटली इन करघाट देश। तो जब हम करघाट या करहाट ऐसे जब कहते हैं तो कुछ इस प्रकार भी हमें मिलता है। स्कंदे सह्याद्री खंडे काराष्ट्र देशस्य राजधानी सांप्रतम कराड़ इति प्रसिद्धः। तो हो सकता है कि करघाट इसका मतलब कराड़ ये भी हो सकता है, और वहां में भी ये जो मदन फल के वृक्ष है वो बहुत पाए जाते होंगे, इसीलिए इसका नाम एक करघाट ऐसे भी हुआ है। राठ इसका मतलब होता है द प्लांट ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिर फलवाचक कुछ पर्याय हमें मिलते हैं, जैसे कि पिंडी फल या पिंडी तक या गोल फल, ग्रंथि फल, ये सबका मतलब है कि फ्रूट इज स्फेरिकल, राउंड इन शेप या ग्लोबस शेप ऑफ फ्रूट। तो इसका मतलब है कि मदन फल जो है ये राउंड शेप में हमें मिलता है, तो ये फलवाचक पर्याय एक उपलब्ध है। फिर धारा फल, द राइप फ्रूट हैज माइल्ड रिजेस,
अगर आप देखते हो मदन फल तो उसके ऊपर कुछ रिजेस हमें दिखाई देती है, इसीलिए इसे धारा फल भी कहा है। और घंटाल, इसका मतलब है फ्रूट इज बेल शेप, तो थोड़ा सा बेल शेप वहां पर दिखाई देता है, इसीलिए ये शब्द यहाँ पर पर्यायवाची आया हुआ है। इसके बाद हम मदन फल के कुछ रसवीर्य विपाक और दोषघ्नता और कर्म देखेंगे। तो मदनो मधुरस्तिक्तो वीर्योष्णो लेखनो लघुः वान्तिकृत विद्रधि हरः प्रतिशाय व्रणान्तकः रुक्षः कुष्ठकफानाः शोथ गुल्म व्रणापहः। इसके रस है मधुर और तिक्त, इसका कषाय भी एक अनुरस होता है। वीर्य उष्ण है, गुण लघु और रुक्ष है। दोषघ्नता ये कफवात शोधक है और पित्त निस्सारक है। कर्म में ये वामक है, विग्रधी हर है, प्रतिशाय हर है, व्रणनाशक है, कुष्ठघ्न है, शोथघ्न है और अनाह नाशक भी है। गण में चरक के अनुसार ये वामक और फलिनी गण में आता है और सुश्रुत के अनुसार ये ऊर्ध्व भागहर, आरगवधादि और मुष्ककादि गण में इसका अंतर्भाव होता है। अब हम कुछ इसके बोटानिकल डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। तो ये पिक्चर से आपको पता चल रहा है, ये रिजेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसका आकार जो स्पेरिकल है ये भी दिखाई दे रहा है। ये जो मदन फल का ये जो वृक्ष है या पेड़ है, इसे जो थॉर्न्स है वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसका बोटानिकल नेम है रैंडिया डुमेंटोरम। तो रैंडिया का मतलब है जो बॉटनिस्ट ने या साइंटिस्ट ने इसे ढूंढ निकाला है उसके ऑनर में, तो उसका नाम था आई रैंड, इसीलिए इसे रैंडिया कहा जाता है। ड्यूमस का अर्थ होता है थॉर्न और ड्यूनेंटम का अर्थ होता है अ थिकेट। तो इसका मतलब है कि ये जो बुश है ये थॉर्नी है और डेंस है, इसीलिए इसे रैंडिया ड्यूमेंटोरम ऐसे कहा जाता है। इसे कॉमन नेम इसका जो है वो है माउंटेन पोमेग्रेनेट, फैमिली है रूबिएसी और बाकी का जो वर्णन है इस वृक्ष का ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये थॉर्नी है, बुशी है और थिक है, ये तो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, हिमालय में भी इसका ये हमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये वृक्ष हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम भेषज ग्रहण विधानम के बारे में देखेंगे। तो ये जनरलाइज भेषज ग्रहण है, इसके बाद हम स्पेशली मदन फल के बारे में देखेंगे। तो पहले ये भेषज ग्रहण विधान देखते हैं। तत्र यानी कालजातानि उपागत संपूर्ण प्रमाण रसवीर्य गंधानि काल आतप अग्नि सलिल पवन जंतुभिः अनुपहत गंध वर्ण रस स्पर्श प्रभावाणि प्रत्यग्राणि उदीच्चां दिशि स्थितानि तेषां शाखा पलाशम अचिर प्ररूढं वर्षावसन्तयोः ग्राह्यं ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे वा शीर्ण प्ररूढपर्णानां शरदि त्वक् कंद क्षीराणि हेमन्ते साराणि यथर्तु पुष्पफलम् इति मंगलाचारः कल्याणवृत्तः शुचिः शुक्लवासाः संपूज्य देवता अश्विनौ गोब्राह्मणाश्च कृतोपवासः प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा गृह्णीयात्। तो यहाँ पर ये जो भेषज संग्रह है तो ये करने के लिए कुछ ऋतु बोले गए हैं। तो उन ऋतु के अनुसार, जैसे कि अगर शाखा हमें कलेक्ट करनी है तो वर्षा वसंत में, ग्रीष्म में या शिशिर में हम मूलों का कलेक्शन कर सकते हैं, शरद ऋतु में त्वक कंद और क्षीर का कलेक्शन कर सकते हैं, हेमंत में सार का प्रयोग या सार का संग्रह कर सकते हैं, और यथर्तु पुष्प और फलम, इसका मतलब है कि फल और पुष्प जिस ऋतु में आएंगे उस ऋतु में इसका संग्रह हम कर सकते हैं। तो अभी हम मदन फल का संग्रह कर रहे हैं, तो यथर्तु पुष्प और फलम ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अभी हम देखेंगे कि मदन फल का संग्रह हम कैसे करें। वमन द्रव्याणां मदन फलानि श्रेष्ठतमानि आचक्षते अनपायित्वात् तानि वसंत ग्रीष्मयोः अंतरे
पुष्य अश्वयुभ्यां मृगशिरसा वा गृह्णीयान् मैत्रे मुहूर्ते यानी पक्वानि अकाणानि अहरितानि पांडूनि अक्रिमीणि अपूतीनि अजंतुजग्धानि अरस्वानि तानि प्रमुज्य कुशपूटे बध्वा गोमयेन आलिप्य यव तूष माश शाली कुलत्थ मुद्ग पलानाम् अन्यतमे निदध्यात् अष्टरात्रम् अत ऊर्ध्वं मृदुभूतानि मध्विष्टगन्धानि उद्धृत्य शोषयेत् सुशुष्काणां फलपिप्पलिः उद्धरेत् तासां घृत दधि मधु पललविमृदितानां पुनः शुष्काणां नवं कलशं सुप्रमृष्ट वालुकम् अरजस्कम् आकण्ठं पूरयित्वा स्ववच्छन्नं स्वनुगुप्तं शिक्केषु आसज्य सम्यक स्थापयेत्। तो अभी हम ये जो कल्पस्थान का जो श्लोक है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक बताया है कि वसंत और ग्रीष्म ये ऋतु के बीच में हमें मदन फल लेने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इस श्लोक का हर एक वाक्य का अर्थ। अष्टांग हृदय कल्प सिद्धि स्थान में भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन आया है कि मदन फल ग्रीष्म वसंत में कैसे लेना है, फिर उसमें कौन सा प्रलेप लगाना है, गोमय का आलेप कैसे करना है और उसका संग्रह हमें कैसे करना है। तो अभी हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ मदन फल। तो सीजन स्पेशली जो है तो वसंत और ग्रीष्म इसका जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें हमें मदन फल कलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए वहां पर हमें शब्द मिलते हैं वसंत ग्रीष्म योगो अंतरे। तो प्रैक्टिकली जैसे कि जनवरी एंड में और फरवरी के फर्स्ट 1 या 2 वीक तक हमें मदन फल मिल सकते हैं, जो कि हमें मदन फल के पेड़ पे ही पके हुए मिलेंगे। अभी यहाँ पर प्रशस्त मदन फल कैसे लेने हैं इसके बारे में भी कुछ निर्देश है, जैसे कि वो राइट होने चाहिए। तो उसके लिए वहां पर कहा गया है पक्वानी अहरितानी, अनडैमेज्ड होने चाहिए यानी कि अकाणानी, व्हाइटिश येलोइश या पेल कलर होना चाहिए यानी कि पांडुनी, अनरोटन या अनईटन बाय एनिमल्स तो अक्रिमिणी अजंतुजग्धानी होने चाहिए, नो फाउल स्मेल या अनपेट्रिफाइड जैसे कि अपूतिनी, प्रॉपर साइज नॉट टू स्मॉल या इमैच्योर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब है अरसवाणी। तो ये जो प्रशस्त मदन फल है ये पक्व होना आवश्यक है, ये अहरितानी होना आवश्यक है यानी कि वो पेड़ पे ही पके हुए होना आवश्यक है, ये डैमेज नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार से, जैसे कि कृमियों के वजह से या अगर कुछ जंतुजग्ध हुए ऐसे मदन फल नहीं चल सकते, या कुछ अगर फाउल स्मेल उसी में से आ रहा है तो ऐसे मदन फल उपयोग में नहीं लाने चाहिए, ये यहाँ पर निर्देशित किया हुआ है। और वो इमैच्योर भी नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह से वो पेड़ पे ही मैच्योर होने चाहिए। अगर आपने देखा कभी मदन फल का पेड़ और वहां पर अगर पक्व मदन फल हो चुके हैं तो उसके बहुत सारे बड़े पेरीफेरी में एक मधुगंध हमें मिलता है, और मधुगंध मिलने के बाद हमें ये समझ में आता है कि मदन फल का पेड़ कहाँ पर है। आज के ये जो हमारा वीडियो है इसमें जो मदन फल हमने लिए हैं ये हमने कोकण से यानी कि अंजरला तालुका दापोली जिला रत्नागिरी यहाँ से हमने लिए हुए हैं। और मैं यहाँ पर आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी वैद्या छाया दांडेकर और उनके पति श्री अनिल दांडेकर जी का, क्योंकि उनके खेत से ये मदन फल हमने लिए हुए हैं। जब हम उनके खेत में गए तो बहुत दूर तक ये मधुगंध वहां पर हमें आ रहा था, और मधुगंध लेते लेते हम मदन फल के पेड़ की ओर गए और वहां से ये सारे मदन फल हमने निकाले हुए हैं। तो अभी हम मदन फल पिप्पली स्थापन विधि के बारे में देखेंगे। पहले तो ये मदन फल जैसे अभी हमने कहा जो प्रशस्त मदन फल है, ये प्रशस्त मदन फल निकालेंगे, वो वॉश करके या क्लीन करके, जैसे कि तानी प्रमृज ऐसे वहां पर लिखा हुआ है, तो ये वॉश करके या क्लीन करके रखेंगे। उसे कुश से कुशपुटे बध्वा ऐसे जो बोला गया है, तो कुश का एक पर्याय दर्भ भी होता है, और जैसे कुश ये संदिग्ध द्रव्य है और दर्भ हमें अभी मिलता है, इसीलिए
ये मदन फल जो है ये हमने दर्भ से उसका रैपिंग किया हुआ है। पेस्टिंग विथ फ्रेश काउडंग गोमयेन आलिप्य। तो कुशपुटे बधवा, कुश से इसका रैपिंग करने के बाद हमने गोमय से इसका आलेपन किया हुआ है। ड्राइंग द फ्रूट बॉल्स, और ये जो बॉल जैसे जो एक हमें मदन फल के बॉल्स जिसे हम कह सकते हैं, तो वो हमने ड्राई किए हुए हैं। ये जो स्टोरेज ऑफ दिस बॉल्स इन द हिप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि बार्ली हस्क, ब्लैक ग्राम, साली राइस, हॉर्स ग्राम, ग्रीन ग्राम फॉर 8 days। तो जैसे अभी हमने श्लोक देखा कि यवतूष माश शाली कुलत्थ पलानाम अन्यतमे निदध्यात अष्टरात्रम। तो ये जो हमने गोमय से आलेपन करके ये जो मदन फल रखे थे, जो कि सूखने के लिए हमने रखे थे, जो 2 दिन में सूखने के बाद हमने ये धान्य राशि में रखे हैं, और धान्य राशि में हमने शाली का उपयोग यहाँ पर किया हुआ है, और शाली में हमने 8 दिन तक या 8 रात तक ये जो मदन फल के बॉल्स है ये रखे थे। दे गेट सॉफ्टेंड एंड डेवलप्ड हनी लाइक एरोमा। तो मृदुभूतानी मध्विष्ट गंधानी। जब ये गोमय से आलेपित किए हुए मदन फल हमने निकाले, तो मदन फल के ऊपर जैसे कि दर्भ का आवरण है, दर्भ के ऊपर गोमय का आवरण है, ये दो आवरण के होने के बावजूद भी उससे एक प्रकार का मधुगंध आता है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मृदुभूतानी मध्विष्ट गंधानी। देन दे शुड बी टेकन आउट एंड ड्राइड। तो बाहर निकालने के बाद, यानी कि जो ऊपर का आवरण है, यह आवरण हमने निकाला है, और उद्धृत्य शोषयेत, इसका मतलब आवरण निकालने के बाद अंदर के जो मदन फल है वो थोड़े से हमें ड्राई करने हैं, और ड्राइड फल पिप्पली शुड बी टेकन आउट सुशुष्काणाम फल पिप्पली ही उद्धरेत। तो ये जो हमने मदन फल सुखाए हैं, ये इसके 2-2 टुकड़े करके हमने अंदर की जो फल पिप्पली है वो निकाली थी। लेकिन ये जो मदन फल पिप्पली है ये तभी भी मज्जा के साथ थी, तो इसीलिए थोड़ी सी यानी कि पिछले स्वरूप में थी, इसीलिए ये मदन फल पिप्पली जो है ये भी हमने 1 दिन के लिए शुष्क की थी। तो सुशुष्काणाम फल पिप्पली ही उद्धरेत, ये जैसे यहाँ पर कहा है, तो हमने पहले जो मदन फल निकाला था वो शुष्क किया, लेकिन उसके अंदर जो हमें मदन फल पिप्पली मिली थी वो थोड़ी सी पिछले स्वरूप में थी, इसीलिए उसे भी हमने शुष्क किया था। और उसके बाद फल पिप्पली शुड बी मिक्स्ड विथ घी, कर्ड, हनी एंड पेस्ट ऑफ सिसैमम। तो यहाँ पर तासाम घृत दधि मधुपलल विमृदितानाम ऐसे जो कहा गया है, तो इसके लिए ये जो हमने सुशुष्क की हुई मदन फल पिप्पली है उसमें घृत, दधि, मधु और पलल ये मर्दन के लिए उसमें डाले थे, और इसके साथ संस्कारित ये मदन पिप्पली हमारी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर घृत, दधि, मधु और पलल इसका प्रमाण का कुछ वर्णन नहीं है, इसीलिए हमने मदन फल पिप्पली जो हमारी है, तो मदन फल पिप्पली जहां तक गीली होती है वहां तक ही इन द्रव्यों का प्रयोग किया हुआ है। ये करने के बाद यानी कि ये मर्दन करने के बाद ये जो गीला हुआ अपना जो एक मिक्सचर है, तो ये अगेन ड्राइड पुनः शुष्काणाम ऐसा निर्देश भी हमारे ग्रंथ में है। दे शुड बी फिल्ड अप इन अ न्यू अर्दन पॉट well cleaned and dustless up to neck and placed well on a swing of rope, well covered, well protected. So navam kalasham supramrushta valukam arajasकम आकंठम पूरयित्वा स्ववच्छन्नम स्वनुगुप्तम शिक्येषु आसज्य सम्यक स्थापयेत। इस तरीके से हमने भी ये मदन फल पिप्पली जो है ये सुखाकर, यानी कि पहले तो ये मिक्सचर हमारा गीला था, उसके बाद उसे सुखाकर फिर सूखने के बाद जो हमारा एक भरड़ मदन फल पिप्पली का भरड़ चूर्ण जो हुआ है या अर्दन पॉट में रखकर हमने बहुत अच्छे से इसकी स्थापना की है। तो यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, जैसे कि हमने मदन फल निकाले हैं, तो वो पक्व मदन फल है, उसका वेट हमारा था 227.4 ग्राम्स। उसके बाद हमने ये लेपन किया, कुश का लेपन यानी दर्भ का उसे रैपिंग किया, फिर काउडंग का उसे कवरिंग किया,
वो सूखने के बाद यानी 8 दिन के बाद जब हमने ये मदन फल निकाला तो उसका वजन था 141.6 ग्राम, लेकिन यहाँ पर ही उसका वजन कम हो चुका था। फिर उसके बाद हमने उसमें से मदन फल पिप्पली निकाली, जो कि मैंने जैसे कहा कि थोड़ी सी पिछिल थी, तो उसका वजन था 38 ग्राम। वो हमने एक दिन के लिए सुखाया था और सूखने के बाद उसका वजन था 23.6 ग्राम। उसके बाद हमें उसे संस्कारित किया, उसमें घृत, दधी, मधु और पलल इनके साथ उसका विमर्दन किया। विमर्दन करने के बाद भी 2 दिन उसे शुष्क होने के लिए रखा था और शुष्क होने के बाद भी उसका वजन लगभग हमारा जो पहले ड्राई जो वजन था उसी के समान यानी कि 23.6 ग्राम उतना ही था। तो ये देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हमारे पक्व मदन फल जो अखंड थे उसका वजन था 227.4 ग्राम और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला यानी कि संस्कारित जो मदन फल पिप्पली हमें मिली तो उसका वजन था 23.6 ग्राम। इसका मतलब है कि हमारा जो यील्ड है ये ऑलमोस्ट या सिर्फ 10% यील्ड हमें मिल रहा है। तो बाजार में से जब हम मदन फल का चूर्ण हम लेकर आते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि उसका आउटर कवरिंग या बीच का जो जैसे हमने अभी देखा है, आप देख सकते हो बाद में कि मदन फल का अंदर भी जो भी एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है तो उसके साथ हमें ये चूर्ण मिलता है। तो इसका मतलब है अगर हमने 10 ग्राम चूर्ण का प्रयोग वमन के लिए किया तो उसमें कार्यकारी घटक या मदन फल पिप्पली ये जो हमारी कार्यकारी घटक है उसका वजन उसमें 1 ही ग्राम होने वाला है। ये यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ पर उसके जो वजन हमने पाए थे ये यहाँ पर मैंने दिए हैं। तो 227.4 ग्राम्स ये पक्व मदन फल थे और हमें जो लास्ट हमें जो यील्ड मिला वो सिर्फ 23.6 ग्राम्स। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट हमें सिर्फ 10% ही मदन फल पिप्पली हमें मिली है। तो हम बाजार से जब मदन फल का चूर्ण लाएंगे तब ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। वमन कर्म के लिए अनिवार्य मदन फल पिप्पली का संग्रह विधि। ये मदन फल कोकण से हमने संग्रहित किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पक्व मदन फल है जिसका वजन था 227.4 ग्राम्स। अभी यहाँ पर ये जो मदन फल है पक्व मदन फल, इसे हम दर्भ का कवरिंग करने वाले हैं। तो मदन फल ये जो पक्व है, पेड़ पे ही पक्व है, उसके ऊपर हम दर्भ का कवरिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से ये मदन फल जो है ये दर्भ से ढका हुआ है, दर्भ से आवरित है। कुश का आवरण ग्रंथ में कहा गया है, लेकिन कुश का मतलब दर्भ ऐसे भी होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने दर्भ का कवरिंग किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो 8 मदन फल थे ये पूरी तरह से दर्भ से आलेपित हो चुके हैं। उसके ऊपर अभी हम ये ताजे गोमय का आलेपन कर रहे हैं और दर्भ का जो कवरिंग था उसके ऊपर पूरी तरह से ये गोमय लगाकर हम इसके कुछ मदन फल के बॉल्स हम कह सकते हैं, इस तरीके के बॉल्स हमने किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो 8 मदन फल थे तो उनके ये बॉल्स हमारे रेडी है। ये बॉल्स हमने 2 दिन तक सुखाने के लिए रखे थे और सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। ये मदन फल जो अभी हमने रखा है ये हमने धान्य राशि में रखना है। तो जैसे कि यव, तुष, माश, कुलत्थ इन धान्यों का उल्लेख है, उसी तरीके से शाली का भी वहाँ पर उल्लेख है। तो अभी हम हमारे ये जो मदन फल है ये शाली में या शाली के राशि में रखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 मदन फल हमने यहाँ पर रखे हुए हैं धान्य राशि में या शाली के राशि में, और पूरी तरह से उसके ऊपर से बाजू से हम ये शाली डाल रहे हैं ताकि अच्छे से वो ढक सके। अभी ये शाली इसके ऊपर डालने के बाद हम दूसरा लेयर इसके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि जो 4 और बचे हुए मदन फल है ये भी हमने ये धान्य राशि में रखा हुआ है और पूरी तरह से शाली से हम इससे भी कवर कर रहे हैं। तो ये अच्छे से पूरे हमारे जो 8 मदन फल है ये 8 मदन फल अच्छे से कवर हो चुके हैं और हमने इसे धान्य राशि में रखा हुआ है, आप ये देख सकते हो।
और ये जो धान्य राशि जो है वो भी हमने ढक कर रखी हुई है। इसके बाद 8 दिन के बाद हमने ये पूरा 8 जो हमारे मदन फल है ये हमने निकाले हैं। आप देख सकते हो कि ये भी ड्राई वैसे ही है और 8 अभी हम ये निकाल रहे हैं जिसका कि पूरा मधुगंध आ रहा था। ये जो मधुगंधी मदन फल है इसके ऊपर का जो आवरण है गोमय का वो हम निकाल रहे हैं। अब इसके बाद ये जो दर्भ का आवरण है ये भी हम निकाल रहे हैं। तो पूरा यानी कि गोमय का और दर्भ का ये आवरण निकालने के बाद अंदर ये हमें मदन फल मिल रहा है जिसका रंग या कलर पहले वाले मदन फल से कुछ अलग है। ये थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश हो चुका है। तो इसका वजन था 141.6 ग्राम्स। ये सुखाने के बाद हमने उसके, क्योंकि हमें मदन फल पिप्पली निकालनी है तो 2 टुकड़े किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मदन फल पिप्पली जो है उसके साथ हमें कुछ मज्जा भी मिल रही है जो कि पिच्छिल स्वरूप में है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मदन फल के 2 टुकड़े करने के बाद हमें मिले हैं। और अभी ये मदन फल पिप्पली जो है हम निकाल रहे हैं और मदन फल पिप्पली निकाल कर इसका हमारा वज़न हुआ था 38 ग्राम्स। ये थोड़ा सा कुछ गीला है इसलिए एक दिन हमने रखा था और एक दिन के बाद इसका वज़न आया था 23.6 ग्राम्स। अभी ये जो सूखा हुआ मदन फल पिप्पली है इसे हमें संस्कारित करना है जो कि पलल, दधि, घृत और मधु के साथ इसका हमें विमर्दन करना है। तो ये पहले हमने लिया है घृत, ये गोघृत है। इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि इसका प्रमाण कितना होना चाहिए, तो इसीलिए हम ये सारे द्रव्य इतने ही लेंगे ताकि हमारी जो मदन फल पिप्पलियाँ है तो वो गीली हो सके। ये घृत के बाद हमने दधि इसमें डाला है जिसका हम विमर्दन कर रहे हैं मदन पिप्पली के साथ। तो अभी तक घृत और दधि इसका विमर्दन मदन फल पिप्पली के साथ हुआ है और अभी हम ये डाल रहे हैं मधु। तो किसी का भी प्रमाण न होने की वजह से हम सिर्फ 1-1 चम्मच ही इसका प्रमाण मदन फल पिप्पली में डाल रहे हैं और इसका संस्कार मदन फल पिप्पली के ऊपर हो रहा है। तो ये पूरी तरह से आप देख सकते हो कि ये मदन फल पिप्पलिया जो है पूरी तरह से गीली हो चुकी है और उसके ऊपर अभी हमने ये डाला है तिल का पलल। तो पलल के साथ भी हमने यहाँ पर मदन फल पिप्पली का विमर्दन किया हुआ है और ये जो अभी हमारा पूरा मिश्रण है ये हमने 2 दिन के लिए सूखने के लिए रखा था और उसका अभी वज़न हो चुका है 23.6 ग्राम्स। अभी इसके बाद हम मदन फल पिप्पली का स्थापन विधि देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक मटका है जिसके अंदर हम मदन फल पिप्पली जो कि भावित है, संस्कारित है, उसका भरड़ चूर्ण हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये पूरा चूर्ण इस मटके में हमने डाला हुआ है और इस मटके का जो मुख है उसे हमने ये कपड़े से ढका हुआ है, आच्छादित किया हुआ है ताकि धूल, मिट्टी या कीटक का प्रादुर्भाव ना हो। तो इस तरीके से हमने इस मटके का जो मुख है, मुंह है, तो वो अच्छी तरह से बांध लिया है, ढक लिया है। जैसे कि यहाँ पर ये ढका हुआ मटका हमारा है तो शिक्केषु आसज्य सम्यक स्थापयेत ऐसे कहा गया है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर मदन फल पिप्पली की स्थापना विधि की हुई है, आप ये यहाँ पर देख सकते हो। मदन फल हमारा जो वेट था उसका वज़न और अभी बाद में मिला हुआ ड्राई मदन फल पिप्पली का वज़न, ये अगर आप देखते हो तो हमें समझ में आता है सिर्फ हमें 10% मदन फल पिप्पली मिलती है। तो इस तरीके से ये सुसंस्कारित किए हुए मदन फल पिप्पली का प्रयोग हम वमन के लिए ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि दांडेकर पति पत्नी का मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ कि उनकी वजह से मुझे ये मदन फल मिले। और इस वीडियो में मैंने मदन फल पिप्पली कैसे ली जाती है, मदन फल कैसे लिए जाते हैं, सम्यक मदन फल कैसे चुने जाते हैं, यहाँ से लेकर
मदनफल पिप्पली संग्रह कैसे की जाती है या संस्कारित कैसे की जाती है और उसकी स्थापना कैसे की जाती है, यहाँ तक बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई आशंका है तो आप कमेंट में डाल सकते हो या agasti_ayurved@yahoo.com यहाँ पर मेल कर सकते हो या 9834621209 इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। पुनश्च धन्यवाद।